है जमालपुर की। पिछले कुछ दिनों से 7-8 साल की एक लड़की स्टेशन के पास पागलों वाली हालत में लोगों को दिखाई दे रही है। उसके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे चिटे हैं। उसके बाल भी उलझे होते हैं। पता नहीं उसने कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, इसलिए मैल की एक मोटी परत उसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर जमी हुई है। उसके शरीर से बदबू भी आती है। वो कभी चुपचाप लेटी रहती तो कभी लोगों से हाथ के इशारे से भीख मांगती। उधर से गुजरने वाले दया करके 1-2 रुपए उसे दे देते। वो उन पैसों को बहुत देर तक घूरती है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो कहाँ से कैसे आई, उसका नाम क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। पूरा दिन वो आते जाते लोगों को घूरती रहती और उन्हें देखकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ अब। आते जाते लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़की कहना क्या चाहती है। वो ऐसा क्यों कहती है कि छूना मत, जल जाओगे? क्योंकि उसके हाथ में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं थी जिससे कोई जल जाता। पता नहीं ये लड़की क्या बड़बड़ाती रहती है। इसके हाथ में ऐसा क्या है जो कहती है कि छूना मत, जल जाओगे? अरे पागल है ये। पागल की बात का क्या, वो तो कुछ भी बोलते हैं। चल। वो बेचारी वैसे तो चुपचाप बैठी रहती, लेकिन कभी उसे भूख लगती तो वो पास के छोले चावल की दुकान पर चली जाती। छोले चावल वाला कभी उस पर दया करके उसे कुछ खाने को दे देता। एक दिन वो इसी आस में उसके पास गई। उस समय उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक थे। और कितनी देर लगेगी भाई? जल्दी से छोले चावल 1 प्लेट लगा दो। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार। बस साहब, आपकी ही प्लेट लगा रहा हूँ। दुकानदार ने ग्राहक को प्लेट दिया और उसने खाना शुरू कर दिया। तभी वो लड़की वहाँ गई। उसने दुकानदार से कुछ कहा नहीं, बस उसकी ओर देखने लगी। तभी ग्राहक की नजर उस पर पड़ी तो वो उस पर भड़क गया। ए, चल चल यहाँ से, चल भाग। कहाँ से आ गई? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है इसके शरीर से। मुझसे तो अब खाना ही नहीं खाया जाएगा। ये कहकर वो ग्राहक अपनी प्लेट का खाना फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके खाना फेंकते ही वो लड़की खाना उठाकर खाने लगती है। वहाँ और भी ग्राहक खड़े थे। उन्होंने भी उस लड़की की तरफ हेय दृष्टि से देखा और वो लोग भी अपना खाना छोड़कर जाने लगे। दुकानदार ने जब ये देखा कि उस पगली लड़की के कारण उसकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है तो वो भी उस पर चिढ़ गया। ए पगली, चल भाग यहाँ से। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे खाने को दे दिया करता था, लेकिन तुम तो मेरा ही दिवाला निकाल दोगी। चल भाग यहाँ से, हट। उस दुकानदार ने उस लड़की को जैसे किसी आवारा जानवर को भगाते हैं वैसे ही अपनी दुकान से भगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे पगली बुलाने लगे और लोग न सिर्फ उसे पगली बुलाते बल्कि कुछ बदमाश लोग उसे पगली पगली बोलकर तंग भी किया करते थे। ए पगली, ए पगली, 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 पगली। पहले तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इन दिनों जब कोई उसे चिढ़ाता तो वो हाथ में पत्थर उठा लेती और चिढ़ाने वाले को पत्थर उठाकर डराती। एक दिन इसी तरह कुछ लोग उसे पगली पगली कहकर चिढ़ा रहे थे। तभी उस लड़की ने सामने पड़ा पत्थर हाथ में उठा लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो उन बदमाश राहगीरों को घूरने लगी। अबे क्यों छेड़ दिया तूने इसे? देख, इसने हमें मारने के लिए पत्थर उठा लिया है। अबे जल्दी भाग यहाँ से। इस पगली का क्या भरोसा, कहीं हमें खींचकर पत्थर मार दिया तो मुफ्त का अस्पताल का चक्कर लग जाएगा। हालांकि वो लड़की पत्थर हाथ में उठाती तो जरूर, लेकिन किसी को मारती नहीं थी और पत्थर उसी के लिए उठाती जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता। लेकिन फिर भी उसके पत्थर उठा लेने की आदत से लोग थोड़ा थोड़ा उससे डरने लगे और उसके पास से गुजरने से बचने लगे। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तो उस तरफ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं, वहाँ एक पगली बैठती है जो लोगों को पत्थर से मारती है। हालांकि उस लड़की ने कभी किसी को पत्थर से नहीं मारा था, लेकिन फिर सभी जगह ये बात फैल गई कि वो पत्थर से लोगों को मारती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब इक्का दुक्का लोग भी उधर से नहीं गुजरते। पहले लोग उधर से गुजरते थे तो उसे 1-2 रुपए दे दिया करते थे या कभी कोई उसे कुछ खाने के लिए भी दे देता, लेकिन पिछले 3 दिनों से उधर से कोई नहीं गुजरा था। वो लड़की बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ अब। भगवान की ये बहुत बड़ी लीला है। चाहे पागल हो या अपाहिज या चाहे कोई नॉर्मल इंसान, भूख तो सबको लगती है। 3 दिन तो उस लड़की ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन चौथे दिन वो उठी और खाने की तलाश करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता कचरे से निकालकर जूठा खा रहा है।
वो लड़की भागकर उस कुत्ते के पास गई और उसके मुंह से निवाला छीनने लगी। कुत्ता उस पर गुर्रा रहा था, लेकिन लड़की भी जिद्दी थी। उसने उसके मुंह का निवाला छीन लिया। हालांकि इस छीना झपटी में कुत्ते ने उसे काट काट कर जख्मी कर दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो तो उसके मुंह से छीना निवाला खाने में मस्त हो गई। जिसने भी उसका ये रूप देखा वो चौंक गया। बाप रे, ये पगली तो दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रही है। हाँ भाई, आज इसने कुत्ते पर हमला किया, कल तो किसी राह चलते आदमी पर भी हमला कर सकती है। इस पगली को यहाँ से भगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आज जो लड़की भूख के मारे कुत्तों से भिड़ गई, वो बेचारी पहले ऐसी नहीं थी। उस लड़की का नाम पुष्पा है, अपने माँ बाप की दुलारी पुष्पा। उसकी माँ जमुना और पिता राधेश्याम किसान थे। पुष्पा उनकी इकलौती बेटी थी। दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ हो बेटी? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पुष्पा छत पर अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी, वो भागती हुई उनके पास आई। बाबा आ गए, बाबा आ गए। क्या लाए हो बाबा मेरे लिए? उसकी बात सुनकर राधेश्याम ने अपने हाथ में पकड़ी चीज उसे पकड़ा दी। पुष्पा ने जैसे ही उसे खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, जलेबी बाबा, ये सारी मेरे लिए है। हाँ पुष्पा, है तो सारे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा अपनी अम्मा और थोड़ा सा मुझे दे सकती हो। जरूर बाबा, मुझे आप लोगों के बिना कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। खेलो, मुंह खोलो अपना। लेकिन अपने बाबा और माँ के नाजों में पल रही पुष्पा को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ कितना कुछ घटने वाला है। एक दिन राधेश्याम और उसकी पत्नी जमुना खेतों में काम कर रहे थे। बारिश का समय था, धान की फसल की बुआई का समय था। वे दोनों बारिश में भी काम पर लगे हुए थे। अचानक जोरों की बिजली कड़की और उन दोनों पर आ गिरी। पल में ही सब खत्म हो गया। दोनों के दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। पुष्पा उस समय स्कूल में थी। जब वो घर आई तो उसके माँ और बाबा सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे। माँ, बाबा, बाबा, अरे ऐसे भी कोई सोता है क्या? उठो ना, मुझे भूख लगी है बाबा। आज मेरे लिए जलेबी नहीं लाए हो क्या? कहीं आप दोनों ने अकेले अकेले तो जलेबी नहीं खा ली? मौत की क्रूरता से अनजान पुष्पा को पता नहीं था कि अब सब खत्म हो गया है। वो अनाथ हो गई है। पुष्पा के माता पिता की मौत के बाद कहने को तो समाज के सामने उसकी सगी चाची जो शहर में रहती थी, उसने उसके देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन वो बहुत ही क्रूर औरत थी। वो पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा मारती पीटती, जानवरों से भी अधिक बुरा व्यवहार उसके साथ करती। एक दिन जब पुष्पा सुबह सुबह सो रही थी तो उसकी चाची गुस्से में उसके पास गई और उस पर ठंडा पानी डाल दिया। वो बेचारी ठंड के मारे कांपने लगी। मुफ्तखोर, सारा दिन सोई रहेगी तो काम क्या तेरा मरा बाप आकर करेगा या तेरी मरी माँ, जिसने तेरे जैसी जंजाल को मेरे सिर पर थोप दिया? चाची, वो रात से बहुत बुखार है, सिर में भी दर्द है, इसीलिए आज देर तक सोई रह गई। अभी तो सिर्फ ठंडा पानी डाला है। अगर घर का काम शुरू नहीं किया तो फ्रिज का ठंडा पानी लाकर तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी। पुष्पा बेचारी क्या करती? अपनी क्रूर चाची के डर से बुखार में भी काम करने लगी, लेकिन काम करते करते बेहोश हो गई। लेकिन इस बात का उसकी चाची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी चाची का अत्याचार बढ़ता गया। वो पुष्पा को बिना किसी कारण क्रूर से क्रूर सजा दे दी। एक दिन तो उसकी चाची ने हद कर दिया। 2 दिन की भूखी प्यासी पुष्पा ने उनसे बिना पूछे एक बासी रोटी क्या खा ली, वो आग बबूला हो गई। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे पूछे बिना रोटी खा ली, अभी इसे बताती हूँ। उसकी चाची ने गरम आयरन से उसका हाथ सटा दिया। बेचारी पुष्पा का पूरा हाथ जल गया। वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और जब वो उठी तो वो एक ही बात रट रही थी, बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ, अब जाओ। पुष्पा के दिमाग पर अपनी चाची के अत्याचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो पागल हो गई। जब वो बेचारी अच्छी भली थी तब तो वो अपनी चाची पर बोझ थी, और अब तो उसका दिमाग खराब हो गया था। और ऐसी लड़की को उसकी चाची अपने घर में कैसे रखती? इस पगली को ठिकाने लगाना ही होगा, नहीं तो धीरे धीरे ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। एक दिन उसकी चाची सुनसान रात में पुष्पा को जमालपुर स्टेशन पर छोड़ी। तब से बेचारी ऐसे ही भटक गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ भी बुरा होता है। एक दिन उसकी चाची को घर में काम करते हुए करंट लग गया और वो मर गई। बहरहाल कुत्तों से भिड़ंत के बाद अगली सुबह
जमालपुर स्टेशन के बाहर एक एम्बुलेंस की आवाज से सबके दिन की शुरुआत हुई। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, वो पगली मर गई। अच्छा ही हुआ, सबको तंग कर रखा था उसने, लेकिन वो मरी कैसे? असल में 4 दिन की भूखी पुष्पा और कुत्ते के बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिए जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और मौत के पीछे पुष्पा एक सवाल छोड़ कर गई कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन। ललिया एक मछुआरिन है। मछली पकड़कर और उसे बेचकर उसके परिवार का गुजारा किसी तरह चलता है। हर दिन वो सुबह सुबह पास की नदी में अपनी बेटी पालकी के साथ मछली पकड़ने जाती। अगर कुछ मछलियाँ हाथ लगती तो फिर वो उसे रास्ते के ही मछली बाजार में बेच देती और फिर घर वापस लौट जाती। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली, रेहू लो, कतला ले लो, झींगा ले लो। अरे रेहू कैसे दिया? 150 रुपए किलो बाबू। अरे ये तो बहुत महंगा है, 125 लगा दे। इतने में कहाँ पोसाई पड़ेगा बाबू, आप चाहे तो 2-3 रुपए कम दे देना। ललिया के काम की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कभी मछलियाँ हाथ आती और कभी नहीं। पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। उनके लाख चाहने के बावजूद भी उनके जाल में मछली फंस नहीं रही थी, या फंसती भी तो बहुत ही कम। पिछले 2 दिन से उन दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। आज भी सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली थे। क्या हो गया है माँ, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी जाल में? क्या कहूँ बेटी, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आज भी हमें खाली हाथ ही लौटना होगा? अरे नहीं नहीं, खाली हाथ क्यों जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करते हैं ना। मुझे पक्का यकीन है कि कोई न कोई मछली आज जरूर हाथ लगेगी। वो अपनी बेटी को यही कहकर बहला रही थी। तभी सरजू चाचा, जो अपनी नाव में मछलियाँ पकड़कर लौट रहे थे, उसने ललिया से कहा, अरे ललिया, तू फिर यहाँ इस ओर बैठकर मछलियाँ पकड़ रही है? तुझे कहा ना, अब मछलियाँ इधर नहीं मिलेगी, तुझे थोड़ा नदी के बीच में जाना पड़ेगा। सरजू की बात का ललिया क्या जवाब देती। उसने बस उसकी बात को सुना और फिर अपनी बेटी की ओर देखने लगी। माँ, सरजू चाचा तो ठीक कहते हैं, चलो ना हम भी नदी के बीच में चलते हैं, वहाँ हमें बहुत मछलियाँ मिलेंगी। लेकिन ललिया नदी के बीच में जाती कैसे? ना तो उसके पास नाव थी और ना ही अच्छा और मजबूत जाल। लेकिन उसे कोई न कोई उपाय तो करना ही था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनके घर चूल्हा नहीं जला था। उसने कल नदी के बीच में जाने की बात अपनी बेटी से झूठ मूठी कह दी। फिर वो वापस लौट आए। रास्ते में ललिया अपने पति रमन को याद करती हुई आ रही थी। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए जी? आपके बिना देखिए जीवन कितना कठिन हो गया है। आपकी बेटी को मैं भरपेट खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। बनिया रमेश भी अब उधार नहीं देता। कल जब मैं उसकी दुकान पर गई तो जब ललिया पास वाले राशन की दुकान पर गई तो उसके मालिक रमेश ने उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की। अरे बड़े ही बेशरम किस्म के हो तुम दोनों। हर दिन भगाता हूँ, फिर आवारा जानवर की तरह यहाँ आकर दुम हिलाने लगते हो। रमेश भैया, थोड़ा उधार दे दो ना, पालकी ने कुछ नहीं खाया है। एक काम कर, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे खा जा, खा जा। ऐसा क्यों बोलते हो चाचा? ठीक ही तो बोलता हूँ। अरे बाबा, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ। पहले रोकड़ा निकालो, फिर राशन लेकर जाओ। पालकी और ललिया घर वापस लौट आए। ललिया के पति रमन की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। वो इसी तरह मछली पकड़ने नदी के बीचों बीच गया था, लेकिन जब वो लौटा तो लाश बनकर। ललिया के सामने उसके पति की लाश रखी है। वो और उसकी बेटी उससे लिपट कर रो रही है। अरे, आपको जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया, हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, आंखें खोलो ना बाबा, मुझे देखो ना बाबा, माँ की बातों का जवाब दो ना बाबा, दो ना बाबा। पुरानी बातों को सोचती, रमन को याद करती और मन ही मन आंसू बहाती वो रास्ते में चली जा रही थी। तभी उसकी बेटी पालकी की नजर सामने की दुकान पर गई, जिसके बाहर एक आदमी समोसे खा रहा था। पालकी समोसे खाते उस आदमी को घूर घूर कर देखने लगी। 2 दिन से भूखी पालकी के मुंह में उन समोसों को देखकर पानी आ रहा था। तभी ललिया की नजर अपनी बेटी पर गई। उसने असहाय होकर उसे देखा और कहा कि पालकी, कल हम जरूर भरपेट खाना खाएंगे, तू परेशान मत हो। वो दोनों घर आ गए। घर में कुछ खाने को था नहीं, इसलिए वो पानी पीकर लेट गए। रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन ललिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार इधर उधर पलट रही थी। वैसे नींद तो उसकी बेटी पालकी की आंखों में भी नहीं थी, जो उसके बगल में ही जमीन पर लेटी हुई थी। आज 2 दिन से अधिक हो गए हैं, न तो मैंने कुछ खाया और न ही मेरी बेटी ने। पता नहीं भगवान की ये परीक्षा कब खत्म होगी।
ललिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी पालकी उठी और पास ही रखे घड़े से पानी निकालकर पीने लगी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से जा लगा और खून की धार बह निकली। ललिया ने ये देखा तो वो दौड़कर उसके पास गई। पालकी, पालकी क्या हुआ बेटी, तू गिर क्यों गई? माँ, माँ भूख लगी है माँ, माँ भूख लगी है। पालकी ने कराते हुए माँ से ये कहा और बेहोश हो गई। पालकी, पालकी उठ ना बेटा, अरे उठ ना, क्या हो गया तुझे? मैं लाती हूँ ना कुछ खाने के लिए। ये कहकर वो रात में ही घर से बाहर निकल गई। संयोग से रमेश की दुकान अब तक खुली थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और रमेश से जाकर कहा कि भैया जरा पाव उधार दे दो ना, पालकी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? ऐसा मत कहो भैया, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कितने दिनों से? हाँ, कितने दिनों से तेरा यही रिकॉर्ड बज रहा है? उधार चुका दूंगी, उधार चुका दूंगी। पहले पुराने 970 रुपए दे, फिर उधार दूंगा। ललिया गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रमेश के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो हताश होकर घर पहुंची। उसने अपनी बेटी को हिलाया डुलाया, उस पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन वो तो बेजान हो गई थी। ये देखकर ललिया का सब्र जवाब दे गया। वो जोर से चिल्ला उठी, पालकी, पालकी, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे उठ जा रे मेरी बच्ची, उठ जा, उठ जा। लेकिन पालकी के शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई। एक बार ललिया फिर जोरों से चीख पड़ी। इस बार उसकी चीख की आवाज से उसकी बेटी पालकी की नींद खुल गई। ललिया ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे जोर से गले से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। क्या हुआ माँ, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? ललिया ने अपनी बेटी पालकी को एक बार फिर से गले लगा लिया। ललिया को एक बात का सुकून था कि ये सारी बातें उसने सपने में देखी थी। उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो दोनों नदी किनारे मछली पकड़ने जा रहे थे, तो भी ललिया उदास सी कुछ सोचती जा रही थी। अगर आज भी मछली हाथ नहीं आई तो क्या होगा? बिना नाव और बिना बड़े जाल के मैं कैसे मछली पकड़ पाऊंगी? अगर आज भी कुछ हाथ न लगा तो कहीं सपने वाली बात हकीकत ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। यही सब सोचते और ईश्वर को याद करते हुए ललिया नदी के पास पहुंची। वो आज फिर से किनारे में जाल डाल रही थी। उसे ऐसा करते देख पालकी ने कहा, माँ तुम आज फिर से नदी के किनारे जाल डालने लगी? माँ 3 दिनों से हम यहाँ जाल तो डाल ही रहे हैं, आज नदी के बीच में चलो ना। बीच में? लेकिन बिना नाव और बड़े जाल के वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है बेटी। मेरा दिल कहता है कि आज हमें यहाँ जरूर कोई न कोई मछली मिलेगी। पालकी ने मायूसी से माँ की ओर देखा और दोनों जाल डालकर बैठ गए। 2 घंटे बीत गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी अचानक उन्हें जाल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वे दोनों सतर्क हो गए और जाल को खींचने लगे। उन्हें वो जाल बहुत भारी लगा। माँ ये जाल तो बहुत भारी लग रहा है, लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। मैंने कहा था ना आज मछली जरूर हाथ आएगी। उन दोनों ने बहुत ही मेहनत से वो जाल बाहर खींचा और जब जाल बाहर आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाल के अंदर 2 बहुत ही बड़ी मछली फंसी थी। उनके जाल में 2 इतनी बड़ी मछली देख आसपास के और मछुआरे भी इकट्ठा हो गए। उनमें सरजू चाचा भी थे। उन्होंने जब मछली को नजदीक से देखा तो आश्चर्य से उछल पड़े। अरे ललिया, तेरी तो लॉटरी लग गई। ये तो घोल मछली है, बहुत कीमती मछली है। बाजार में तो लाखों में इसकी कीमत मिलेगी। मछली की कीमत लाखों में? हाँ रे, उस दिन तेरा पति भी इसी को पकड़ने नदी के बीचों बीच गया था, लेकिन बदकिस्मती से लौट ना पाया। जानती है, इस मछली से कई तरह की दवाई बनती है, डॉक्टरी के सामान भी बनते हैं, चेहरे को गोरा करने वाली क्रीम भी बनती है। वाह रे, किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ललिया को उस मछली की कीमत 3 लाख रुपए मिले। ललिया उतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हुई। पहले तो उन दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद ललिया ने उन पैसों से ही एक नाव और बड़ा सा जाल खरीदा। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़। 11 साल की मुनिया, जिसे सभी मुन्नी कहकर बुलाते थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। उसकी माँ का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वो पानी की पट्टी माँ के सिर पर रख तो रही थी, लेकिन शायद ये बुखार पानी की पट्टी से नहीं उतरने वाला था, और दुर्भाग्य से दवा के पैसे तो घर में थे ही नहीं। कितनी देर पानी की पट्टी देती रहेगी मुन्नी, जाकर सो जा। माँ, बुखार उतर जाए बस, फिर सो जाऊंगी। तू बड़ी जिद्दी है रे, ये बुखार पानी की पट्टी से जाने वाला नहीं है। मुन्नी और उसकी माँ सुशीला का जीवन पिछले कई दिनों से एकाएक कांटों से भर गया था। 6 महीने पहले मुन्नी के पिता की मौत एक गंभीर बीमारी से हो गई थी। अचानक से पति के गुजरने के बाद सुशीला को गहरा सदमा लगा था, लेकिन सदमे में तो जीवन गुजार नहीं सकते, इसलिए उसने पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दुर्भाग्य का पेट तब तक नहीं भरता जब तक वो आपके सारे सुख खा न ले। 2 महीने पहले की बात है, मुन्नी अपने घर पर थी, तभी पड़ोस के शंकर चाचा भागते हुए आए। मुन्नी, जल्दी से अस्पताल चल, तेरी माँ के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुशीला जिस पटाखे की फैक्ट्री में काम करती थी, उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। बेचारी सुशीला ने उस आग में अपनी एक आंख और एक पांव खो दिया। उसके इलाज में जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। घर में खाने की चीजें ना के बराबर थी। ऊपर से मकान मालिक खरीदे ना कर किराए देने या मकान खाली करने की बात कहता। इस बीच सुशीला के कमजोर शरीर को फिर से बुखार ने जकड़ लिया। अब घर में खाने को पैसे नहीं थे तो दवा के पैसे कहाँ से होते। अगली सुबह भी सुशीला का बुखार नहीं उतरा तो माँ, मैं समझ गई, ये बुखार बिना दवा के जाएगा नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए दवा लेकर आती हूँ। मुन्नी काम की तलाश में बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पता था कि वो काम करेगी तभी उसके पास पैसे होंगे, और जब पैसे होंगे तभी तो माँ की दवाई आएगी। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर वो एक छोले चावल बेचने वाले की रेहड़ी, जिसका मालिक मोहन था, उसके पास गई और उससे काम मांगा। अरे कहाँ से सुबह सुबह आ गई है तू? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। भैया, ऐसा मत कहो, कुछ भी काम दे दो ना। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उनको दवाई ला कर दे सकूं। पहले तो मोहन ने भी उसे मना किया, लेकिन मुन्नी के बार बार जिद करने पर उसे दया आ गई। उसने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया और बदले में 10 रुपए देने की बात कही। सिर्फ 10 रुपए भैया? तो क्या 500 दूं? करना है तो कर, नहीं तो चलती बन। मुन्नी ने काम करना शुरू कर दिया। वो मन से अपना काम करने लगी। जूठे और गंदे बर्तनों को वो अपनी मेहनत से पल में चमका देती। उसी दिन दोपहर की बात है, मुन्नी बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसी रास्ते से एक अर्थी गुजरी। राम नाम सत्य है, सबका यही गौरव है। मुन्नी ने देखा कि जो लोग अर्थी लेकर गुजर रहे थे वो अर्थी के आगे पैसे भी फेंक रहे थे। मुन्नी ने उन पैसों को सड़कों पर गिरते हुए देखा तो उसने मोहन से कहा, भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे कहाँ चली तू? हो गया तेरा काम? तू भी काम चोर ही निकली। अरे नहीं भैया, मैं तुरंत आ रही हूँ। मुन्नी भागती हुई सड़क पर गई और उन सिक्कों और रुपयों को चुनकर अपने पास संभाल कर रखने लगी जो अर्थी के साथ जाने वालों ने फेंके थे। फिर वो उन पैसों को जमा कर मोहन की रेहड़ी पर पहुँच गई। मोहन ने उसके हाथ में इतने सिक्के देखे तो, अरे ये सिक्के कहाँ से उठा लाई तू? भैया वो अर्थी जो अभी अभी यहाँ से गुजरी ना, उसी पर लोगों ने ये पैसे फेंके थे। अरे राम 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 राम, ये पैसे कोई अपने पास थोड़ी रखता है। जा इसे वहीं वापस फेंका, ये अपवित्र होते हैं। पैसे कैसे अपवित्र हो सकते हैं भैया? अरे ये मुर्दे के भाग्य के हैं। नहीं भैया, मुर्दे का कैसा भाग्य, वो तो चला गया, और एक मुर्दे को पैसे की क्या जरूरत? पैसों की जरूरत तो मुझे है। तुझे जो करना है कर, कल को कुछ बुरा तेरे साथ हो गया तो मुझे मत कहना। मुन्नी ने मोहन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उन सिक्कों को एक पॉलिथीन में संभाल कर रख लिया और फिर दुकान के बर्तन मांजने लगी। शाम को जब वो घर लौट रही थी तो उसने पॉलिथीन से पैसे निकाले और कुछ पैसों की दवाई खरीदी और थोड़ा खाने का सामान भी। जब वो सामान लेकर घर पहुंची तो, अरे तू कहाँ थी सुबह से, और ये सारा सामान कहाँ से ले आई? माँ, मैंने काम शुरू कर दिया है छोले चावल की दुकान पर। मुन्नी, बड़ी बदकिस्मत है तेरी मारे। देखना, ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया कि मेरे लिए तुझे काम करना पड़ रहा है। मुन्नी ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंसू भरी आंखों से उसे गले लगा लिया। मुन्नी ने अपनी माँ को ये भी नहीं बताया कि उसने अर्थी के पैसे चुनकर उसके लिए दवा और घर में खाने की चीजें लाई हैं। दवा का असर भी दिखा। मुन्नी की माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। मुन्नी हर दिन उसी तरह छोले चावल की दुकान पर जाती और बर्तन धोने का काम करती। मुन्नी की मेहनत और ईमानदारी देखकर मोहन ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, मुन्नी, मैंने जितना सोचा था तो उससे कहीं अधिक मेहनती और ईमानदार निकली रे।
आज से मैं तुझे हर दिन के 50 रुपए दूंगा। 50? बस बस, 50 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कम है क्या? नहीं भैया, बहुत है। मुन्नी को दुकान से पैसे तो मिलते ही, साथ ही जब भी उस रास्ते से कोई अर्थी गुजरती और लोग उस अर्थी के ऊपर पैसे फेंकते तो वो उन्हें चुन लेती। मुन्नी अब उन पैसों को जमा करने लगी और दुकान से मिलने वाले पैसों से घर चलाती। धीरे धीरे अर्थी के पास से इकट्ठा पैसों से उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कुछ साल और बीते। एक दिन की बात है, जब वो मोहन की दुकान पर आई तो मोहन ने उससे कहा कि अरे मुन्नी, तू किसी और जगह काम देख ले रे। मैं ये रेहड़ी बेचकर हमेशा के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव? लेकिन क्यों भैया? अरे मेरे माँ बाप वही हैं, दोनों बहुत बूढ़े हैं। वो यहाँ आना नहीं चाहते। अब इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है। मोहन अपनी दुकान के लिए ग्राहक की तलाश में था। उसने दुकान के लिए 75,000 रुपए की कीमत तय की थी। मुन्नी एक बार फिर से दुराहे पर खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एकाएक उसका ध्यान अर्थी के पास से जमा किए पैसों की तरफ गया। वो घर गई और उन पैसों को गिनने लगी। 74,700, 74,800। अरे ये तो पूरे 75,000 है। जब वो पैसे गिन रही थी तो उसकी माँ उसके पास आ गई। उसने जब मुन्नी के पास इतने सारे पैसे देखे तो उसने पूछा कि अरे तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैंने जमा किए हैं माँ। खा मेरी कसम, ये तूने जमा किए हैं? हाँ माँ, तेरे सर की कसम। लेकिन तुझे जो पैसे मिलते हैं वो तो सारा घर खर्च में निकल जाता है, फिर ये पैसे कहाँ से आए? तब मुन्नी ने अपनी माँ को उन जमा सिक्कों के पीछे की कहानी बताई, जिसे सुनकर सुशीला चौंक गई। अरे ये तूने क्या किया? तूने मुझसे अब तक ये बात क्यों छुपाई? तुझे पता है ये पैसे घर में नहीं रखते, ये तो अपशगुन के पैसे हैं। नहीं माँ, पैसे अपशगुन के नहीं होते, पैसे जरूरतमंद के लिए होते हैं। तुझे याद है पिछली बार जब तू बीमार हुई थी तो इन्हीं पैसों से दवा और खाने की चीजें मैंने लाई थी। और हाँ, मकान मालिक का किराया भी इन्हीं से दिया था। ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ माँ। और आज मैं इन पैसों से वो रेहड़ी खरीदने जा रही हूँ जहाँ मैं काम करती थी। पैसे अपशगुन के नहीं होते, पैसे तो जरूरतमंद के होते हैं। मुन्नी की ये बात सुशीला के दिमाग में बैठ गई। उसने उसका साथ दिया। मुन्नी ने मोहन से वो रेहड़ी उन पैसों से खरीद ली और अब वो अपनी दुकान के लिए खूब मेहनत करने लगी। उसकी माँ भी उसमें उसका साथ देती। धीरे धीरे मेहनत की शक्ल सफलता में बदलती गई और वो रेहड़ी एक छोटे से होटल में बदली और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद शहर के सबसे बड़े होटल में। तूने तो कमाल कर दिया बेटी, कमाल कर दिया। ये तो किसी परी कथा के सच होने के जैसा है। कल को जिस घर में खाने को रोटी नहीं थी, उस घर की लड़की ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा होटल बना लिया। ये सब तेरी मेहनत का परिणाम है। मेहनत तो है ही माँ, लेकिन उन पैसों के बिना शायद मैं ये सफलता देख नहीं पाती जो मैंने अर्थी से जमा किए थे। आज उसके नए होटल का उद्घाटन था। उसकी माँ के हाथों ही उस होटल का उद्घाटन होना था। जब वो कैंची से रिबन काट रही थी तो एक बार फिर से उसके कानों में मुन्नी की वही बात गूंज रही थी कि पैसे अपशगुन के नहीं होते, पैसे तो जरूरतमंद के होते हैं। मांगीलाल कुली का काम करता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो किसी तरह अपना और अपनी पत्नी कुसुम का पेट भर पाता था। वो हर दिन सुबह 7 बजे स्टेशन की ओर निकल पड़ता और रात को जब आखिरी गाड़ी स्टेशन आती तब वहाँ से घर की ओर जाता। आज भी वो सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो सुनते हो जी, आटा बिल्कुल खत्म हो गया, चावल भी कल भर का ही है, सब्जी में थोड़े से आलू बचे हैं, कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं ये सारी चीजें ले आऊंगी। मांगीलाल अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है। कुल मिलाकर 10 रुपए ही उसकी जेब में पड़े थे। उसने वो पैसे कुसुम को निकाल कर देते हुए कहा कि कुसुम, 10 ही रुपए पड़े हैं जेब में, तो इसी से आज भर काम चला लेना और भगवान से प्रार्थना कर आज थोड़ा ज्यादा काम मिले मुझे। ये कहकर मांगीलाल घर से बाहर निकल गया। कुसुम उस पुराने मुड़े तुड़े 10 के नोट को देखकर सोचने लगी कि इन पैसों से वो क्या लाए और क्या नहीं। मांगीलाल जो भी कमाता, कुसुम खुशी खुशी उसमें अपना गुजारा करती। वो कभी भी किसी बात की शिकायत उससे नहीं करती। मांगीलाल भी चाहता तो जरूर था कि वो कुसुम को सारी खुशी दे, लेकिन वो चाहकर भी उसे कभी कभी तो भरपेट और कभी आधे पेट खाने के अलावा उसे कुछ और नहीं दे पाता था। हर दिन की तरह मांगीलाल ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही ट्रेन आई वो भागकर ट्रेन की बोगी के पास गया। कुली, कुली साहब, कुली चाहिए, कुली साहब, कुली बोलना साहब। एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ था। उसके पास काफी सामान था।
उसने मांगेराम को आवाज दी। मांगेराम भागता हुआ उसके पास गया। ये देख लो, इतने सारे लगेज हैं, कितने पैसे लोगे? 200 रुपए लगेंगे साहब। 200 रुपये? पागल वागल हो क्या? ठीक ठीक रेट बताओ। साहब किसी से भी पूछ लो, यही रेट है। अगर इससे कम में कोई तैयार हो जाए तो मैं फ्री में ले जाऊंगा। लेकिन वो आदमी 150 से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुआ। मांगेराम को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो कम पैसे में ही राजी हो गया। उसने सारा सामान अपने सिर पर लादा और बाहर की ओर चल पड़ा। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने के थोड़ा पहले ही मांगेलाल का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी वो किसी तरह अपने को संभाल कर चला जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से वो सामान सहित गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो आदमी जिसका सामान उसने सिर पर लाद रखा था, वो उस पर चिढ़ गया। अरे क्या हो गया तुझे? सारा सामान पटक क्यों दिया? मैं तो तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उतनी देर में मांगेलाल के और भी कुली साथी वहाँ आ गए। उसका दोस्त अब्दुल भी उसमें था। उसने किसी तरह संभाल कर उसे उठाया। पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। मांगेलाल होश में आ गया। अरे अब्दुल, क्या हो गया था मुझे? तू बेहोश हो गया था मांगेलाल। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर चला जा। अरे ऐसे कैसे घर चला जाऊं? बोनी तक नहीं हुई है, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये ले 50 रुपए, इससे कुछ खरीद लेना। मांगेलाल वापस घर आ गया, लेकिन उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। कुसुम उसका ध्यान रख रही थी, लेकिन रात को अचानक मांगेलाल को खून की उल्टियां होने लगी। कुसुम उसे देखकर घबरा गई। वो किसी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंची। देखिए, आपके पति को टीबी है। वो पूरी तरह उनके फेफड़ों में फैल गया है। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों की कोशिश ऊपर वाले की मर्जी के आगे हार गई। मांगेलाल कुसुम को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद कुसुम बिल्कुल अकेली हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना जीवन जिए। क्या करूं मैं, कैसे जीऊं मैं? हे भगवान, आपकी दुनिया में ये नाइंसाफी क्यों है? मेरे पति की क्या गलती थी? क्यों आपने उन्हें अपने पास बुला लिया? लेकिन ये शोक कब तक चलता? आंसू कब तक बहते? 2-3 दिन तो कुसुम भूखी प्यासी पागलों की तरह मांगेलाल की याद में डूबी रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि भूख की आग के आगे आपके सारे दुख कम पड़ने लगते हैं। लेकिन कुसुम के घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं था। वो क्या करती? संयोग से उस समय मांगेलाल का दोस्त अब्दुल उनके घर आ गया। कुसुम अब्दुल को अपने भाई की तरह मानती थी। इस तरह कब तक चलेगा बहन? यूं भूखे प्यासे रहकर तुम्हें भी अपनी जान देनी है क्या? क्या करूं अब्दुल भैया, अब किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। जिंदगी ने दर्द दिया है तो उसे सहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब्दुल ने कुसुम को बहुत समझाया और उसे अपने घर ले गया। वहाँ अब्दुल की पत्नी भी थी, उसने भी उसे खूब समझाया। फिर 3 दिनों बाद कुसुम ने उसके यहाँ भरपेट खाना खाया। पेट में भोजन जाने के बाद उसे असीम शांति मिली। लेकिन हर दिन तो अब्दुल उसे नहीं खिला सकता था, इसलिए कुसुम ने तय कर लिया कि वो फिर से जिएगी और जीने के लिए कुछ काम करेगी। आखिरकार उसने भी उसी स्टेशन पर कुली का काम शुरू कर दिया जिस पर मांगेलाल करता था। मांगेलाल की तरह अब वो भी ट्रेन का इंतजार करती और ट्रेन के आते ही कुली कुली चाहिए साहब, कुली। कुछ लोग उसे औरत समझकर सामान ढोने का काम नहीं देते तो कुछ उसे काम देते। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यही जीवन है और उसे ऐसे ही जीना है। लेकिन मांगेलाल के जाने के 15 दिन बाद की बात है। कुसुम एक यात्री का सामान अपने सिर पर लिए जा रही थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वो सामान समेत गिर पड़ी। वो तो भला हो अब्दुल का जो उसने कुसुम को गिरते हुए देख लिया था। वो भागता हुआ उसके पास आया। अरे कुसुम, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर क्यों गई? पता नहीं भैया, अचानक से सिर चकरा गया। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अचानक कुसुम को उल्टियाँ शुरू हो गई। अब्दुल उसे पास के नल के पास ले गया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी तो उसने कुसुम को घर जाने के लिए कहा। घर पर भी कुसुम की उल्टियों का सिलसिला जारी रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर हो क्या गया है। आखिरकार वो डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर ने उससे जो कहा उसे सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गर्भवती हूँ। हाँ, आप 2 महीने की गर्भवती है। कुसुम घर वापस लौट आई। उसने अब्दुल की पत्नी को इस बारे में बताया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मांगेलाल भाई साहब फिर से अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। कुसुम खुश तो थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अब अपने होने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखेगी, क्योंकि बिना काम किए वो कैसे अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखती। और उसका काम कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन बिना काम के गुजारा भी तो नहीं था।
इसलिए उसने कुली का काम जारी रखने का तय किया। वो बेचारी पेट में एक बच्चे का बोझ ढोती और सिर पर यात्रियों का। जो भी उसे देखता हैरत भरी नजरों से देखता रह जाता। एक दिन की बात है, एक महिला यात्री जिसका नाम सुनीता था, वो जैसे ही ट्रेन से उतरी, कुसुम तुरंत उसके पास पहुंची। कुली कुली साहब कुली। अरे तुम तो गर्भवती हो, ऐसे में ये बोझ उठाना ठीक नहीं है, मैं कोई दूसरा कुली कर लूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत करिए, सुबह से बोहनी नहीं हुई है, अगर बोहनी नहीं होगी तो मैं और मेरा होने वाला बच्चा दोनों भूखे रह जाएंगे। कुसुम की बात सुनकर सुनीता ने अपना सामान उसे दे तो दिया, लेकिन एक गर्भवती माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार देखकर उसकी आंखें भर आईं। सुनीता घर तो आ गई, लेकिन कुसुम का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। वो अपनी और उसकी तुलना करने लगी। कौन कहता है औरतें कमजोर होती है? वो औरत जिसका पति नहीं है, जो खुद गर्भवती है लेकिन वो हार नहीं मान रही, और एक मैं हूँ जो 2 बार काम शुरू करने में फेल हुई तो किस्मत को कोसने लगी और हार मान गई। मैं कल फिर से शुरुआत करूंगी, फेल होंगी फिर भी हारूंगी नहीं, उस गर्भवती कुली माँ की तरह। असल में सुनीता कपड़े बनाने का काम करती थी। 2 बार उसने काम शुरू किया, लेकिन मार्केट में उसके कपड़े नहीं बिके, जिससे उसे बहुत घाटा हुआ। इससे उसका दिल टूट गया और उसने अपना काम बंद कर दिया। लेकिन कुसुम को देखकर उसकी हिम्मत जगी। उसने फिर से काम शुरू किया। किस्मत से इस बार उसका काम निकल पड़ा, जिसे देख एक बार फिर वो कुसुम से मिलने गई। वो बेचारी अब 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन फिर भी सिर पर बोझ ढो रही थी। कुसुम ने तो उसे पहचाना नहीं, लेकिन सुनीता उसे पहचान गई और उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगी कि तुम्हारी दी हिम्मत के कारण मैं फिर से खड़ी हुई हूँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर सुनीता ने अपनी कहानी उसे सुनाई। सुनीता ने उसे एक प्रस्ताव भी दिया। कुसुम, तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की मुझे जरूरत है, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो, तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, अगर ऐसे समय में भी तुम भारी बोझ उठाओगी तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। कुसुम को सुनीता की बात समझ आ गई। आखिरकार वो होने वाली माँ थी, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को जानबूझकर खतरे में डाल देती। कुसुम सुनीता के साथ जुड़ गई। दोनों औरतों की मेहनत ने कई और औरतों के लिए भी रास्ते खोले। आज कुसुम एक बच्चे की माँ है और सुनीता के साथ कपड़े बनाने की फैक्ट्री में पूरे दिल से काम कर रही है। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।